स्वागत है आईआईटी मद्रास पर हमारी इस खास चर्चा में। देखिए, पिछले 8 सालों से भारत के इंजीनियरिंग संस्थानों की जो सरकारी रैंकिंग है, एनआईआरएफ, हाँ, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। बिल्कुल, उसमें आईआईटी मद्रास लगातार पहले नंबर पर है। तो सवाल उठता है कि भाई ऐसा क्या खास है इस संस्थान में। हम्म। इसे समझने के लिए हमारे पास एक अच्छा स्रोत है, आईआईटी मद्रास के निदेशक प्रोफेसर कामकोटी के साथ हुई एक लंबी बातचीत का ट्रांसक्रिप्ट। अच्छा। हाँ, इसमें उनके एक शिक्षक के तौर पर अनुभव, फिर वो जेई चेयरमैन भी रहे और अब निदेशक के रूप में उनके अनुभव, इन सब पर बात है। हम्म। साथ ही आईआईटी मद्रास के एकेडमिक प्रोग्राम्स, रिसर्च वर्क, खासकर वो शक्ति प्रोजेक्ट जिसका काफी जिक्र होता है, हाँ, माइक्रो प्रोसेसर वाला। वही, और वहाँ की स्टार्टअप संस्कृति, संस्थान के जो मूल सिद्धांत हैं, उन सब पर काफी विस्तार से बात हुई है। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि इस बातचीत से जो मुख्य बातें निकली हैं उनको थोड़ा समझें कि आखिर आईआईटी मद्रास कैसे इनोवेशन और इंजीनियरिंग एजुकेशन का एक हब बना हुआ है। सही। और ये संस्थान भारत के जो फ्यूचर टेक लीडर्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको कैसे तैयार कर रहा है। हम ये भी देखेंगे कि कैसे यहाँ पर वो जो मुश्किल एकेडमिक पढ़ाई है, हाँ, रिगर जैसे कहते हैं, हाँ रिगर, और जो असल दुनिया में उसका एप्लीकेशन है, उसके बीच एक बैलेंस बनाने की कोशिश कैसे होती है। बिल्कुल। तो चलिए प्रोफेसर कामकोटी के सफर से ही शुरू करते हैं। वो कंप्यूटर आर्किटेक्चर और वीएलएसआई पढ़ाते हैं, मतलब वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक। ये उनका मेन सब्जेक्ट रहा है। हाँ। और सुना है उनकी सुबह की क्लास बड़ी मशहूर थी, कभी कभी तो सुबह 6:30-7 बजे। अरे बाप रे। हाँ, और ये आईआईटी में उनका 50वां सेमेस्टर है, मतलब 50वां, ये अपने आप में एक बहुत लंबा एकेडमिक सफर है। यकीनन। और उनके एकेडमिक योगदानों की बात करें तो साल 2005-6 के आसपास उन्होंने और उनके कुछ साथियों ने मिलकर एक लैब स्थापित की थी, RISE। RISE। हाँ, रिकॉन्फिगरेबल इंटेलिजेंट सिस्टम्स इंजीनियरिंग लैब। जैसा नाम से ही पता चल रहा है, इसका फोकस ऐसे सिस्टम्स पर रहा है जो ऑटोनोमस हो, मतलब स्वायत्त, ओके। जरूरत के हिसाब से खुद को बदल सके, यानी रिकॉन्फिगरेबल, अच्छा, और इंटेलिजेंट हो, बुद्धिमान। समझ गया। तो ये उनका एक बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। और इसी RIS लैब से निकला है शक्ति प्रोजेक्ट, भारत का अपना पहला स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर परिवार। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें वो अलग अलग क्लास के प्रोसेसर्स हैं ना, ई क्लास, सी क्लास, आई क्लास। बिल्कुल, एम्बेडेड सिस्टम्स के लिए ई क्लास, कंट्रोलर एप्लीकेशंस के लिए सी क्लास, और जो ज्यादा पावरफुल काम है जैसे सर्वर या मोबाइल फोन, उनके लिए आई क्लास। ये सच में एक बड़ी उपलब्धि है। मतलब इसके साथ भारत उन कुछ गिने चुने देशों में आ गया है जो खुद माइक्रो प्रोसेसर डिजाइन कर सकते हैं। निश्चित रूप से। लेकिन जो और भी इंटरेस्टिंग बात है वो प्रोफेसर कामकोटी की बातचीत से पता चलती है। हाँ। कि ये सिर्फ प्रोसेसर डिजाइन तक ही सीमित नहीं है। अच्छा। हाँ, शक्ति के आसपास एक पूरा इकोसिस्टम, एक पूरी व्यवस्था बनाने की कोशिश हुई है। इकोसिस्टम मतलब इसमें कई स्टार्टअप्स शामिल हैं और ये सब मिलके पहेली के अलग-अलग लेकिन बहुत जरूरी टुकड़ों पर काम कर रही हैं। ये इकोसिस्टम वाला पहलू दिलचस्प है। क्या इस बातचीत में ये विस्तार से बताया गया कि ये अलग-अलग हिस्से कैसे काम करते हैं, कौन क्या करता है? हाँ बिल्कुल। देखिए, सोचिए एक कंपनी है इनकोर सेमीकंडक्टर्स। इनकोर। हाँ, उसका काम है प्रोसेसर का कोर डिजाइन करना और उसे बेहतर बनाना, कुछ वैसे ही जैसे दुनिया में आर्म कंपनी करती है। अच्छा, जैसे आम के कोर होते हैं। बिल्कुल। फिर है माइंड ग्रोव टेक्नोलॉजीज। वो उस कोर को लेती है और उसमें जो भी जरूरी दूसरी चीजें हैं, पेरिफेरल्स वगैरह, वो जोड़कर पूरा सिस्टम ऑन चिप यानी SoC तैयार करती है। ओके, तो ये कॉलकॉम जैसा काम हो गया। हाँ, काफी हद तक वैसा ही। एक कोर डिजाइन एक्सपर्ट और दूसरा उस कोर से पूरी चिप बनाने वाला। समझ गया। और सही। इसके बाद आती है वायावया लैब्स। इनका काम है वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन मतलब जांचना। हाँ, मतलब ये पक्का करना कि जो डिजाइन बना है वो सही से काम कर रहा है या नहीं, जो स्टैंडर्ड्स हैं उन पर खरा उतर रहा है या नहीं। ये भी जरूरी है। बहुत जरूरी। फिर एक और कंपनी है इनकोर सेमी। नाम मिलता जुलता है पर काम अलग है। अच्छा, इनकोर सेमी। हाँ, ये सॉफ्टवेयर डिजाइन को फिजिकल रूप देने, जैसे प्रिंटेड सर्किट बोर्ड PCB बनाने, ओके, और सॉफ्टवेयर को नए हार्डवेयर पे चलाने लायक बनाने, मतलब पोर्ट करने जैसे काम करती है। भारत की सेमीकंडक्टर आत्मनिर्भरता की पहेली के टुकड़े हैं जिन्हें आईआईटी मद्रास एक साथ जोड़ने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ये दिखाता है कि कैसे एक एकेडमिक संस्थान, एक यूनिवर्सिटी,
पूरी इंडस्ट्री खड़ी करने का सपना देख सकती है, और सिर्फ सपना नहीं, उस पर ठोस कदम भी उठा सकती है। हाँ बिल्कुल, ये सेमीकंडक्टर फील्ड में आत्मनिर्भर भारत की तरफ एक बहुत सोची समझी स्ट्रैटेजिक मूव लगती है। ये सिर्फ एक चिप बनाने से कहीं आगे की बात है। सही कहा। और इस मजबूत रिसर्च और सिस्टम बिल्डिंग की जो नींव है, उसका असर यकीनन वहां की पढ़ाई पर भी पड़ता होगा। कंप्यूटर विज्ञान पाठ्यक्रम के बारे में प्रोफेसर कामकोटी ने क्या बताया? उन्होंने बताया कि इसे मोटे तौर पर 3 हिस्सों में देख सकते हैं। 3 हिस्से? हाँ, पहला है सैद्धांतिक कंप्यूटर विज्ञान, मतलब थियोरेटिकल कंप्यूटर साइंस। ओके। आईआईटी मद्रास इस फील्ड में बहुत मजबूत माना जाता है। यहाँ तक कि अंडर ग्रेजुएट छात्र भी, मतलब दूसरे या तीसरे साल में ही, दुनिया के टॉप जर्नल्स में अपने रिसर्च पेपर पब्लिश करवाते हैं। अंडर ग्रेजुएट लेवल पर? टॉप जर्नल्स में पब्लिकेशन, ये तो काफी प्रभावशाली है। हाँ बिल्कुल। और उनमें से कई आगे चलकर अकादमिक करियर ही चुनते हैं। अच्छा, और दूसरे हिस्से? दूसरा हिस्सा है सिस्टम्स। ये कंप्यूटर सिस्टम की फाउंडेशन तैयार करता है। सिस्टम्स? हाँ, यहीं पर वो मशहूर NAND to Tetris कोर्स आता है। सुना है इसके बारे में। इसी के साथ कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशंस, ऑपरेटिंग सिस्टम्स, कंपाइलर्स जैसे जो फंडामेंटल सब्जेक्ट्स हैं वो पढ़ाए जाते हैं। NAND to Tetris, ये नाम ही काफी अलग है। क्या खास है इस कोर्स में, कुछ बता सकती हैं? ये तीसरे सेमेस्टर का एक बहुत ही यूनिक कोर्स है। छात्र बिल्कुल जीरो से शुरू करते हैं, एक बेसिक NAND गेट से। NAND गेट, लॉजिक गेट्स वाला? हाँ वही, जो एक यूनिवर्सल लॉजिक गेट है। फिर वो धीरे धीरे छोटे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स बनाते हैं, उन्हें जोड़कर एक माइक्रो आर्किटेक्चर का सिमुलेशन मॉडल तैयार करते हैं। इसके बाद वे एक असेंबलर लिखते हैं जो मशीन इंस्ट्रक्शंस को बाइनरी कोड में बदलता है। ओके। फिर एक लो लेवल वर्चुअल मशीन बनाते हैं और आखिर में जैक नाम की एक सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए कंपाइलर डिजाइन करते हैं। अरे वाह, मतलब तीसरे सेमेस्टर के अंत तक छात्र हार्डवेयर के सबसे निचले लेवल से लेकर एक हाई लेवल लैंग्वेज के कंपाइलर तक पूरे सिस्टम स्टैक की एक समझ बना लेते हैं। हाँ, और यही इसका मकसद है। ये उस आम धारणा को तोड़ता है कि कंप्यूटर साइंस का मतलब सिर्फ रेडीमेड टूल्स इस्तेमाल करके कोड लिखना है। सही बात है, कोडिंग से कहीं ज्यादा है ये तो। बिल्कुल, ये दिखाता है कि उस कोड के पीछे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की कितनी सारी लेयर्स काम करती हैं। ये छात्रों को सिर्फ यूजर नहीं बल्कि क्रिएटर बनने की फाउंडेशन देता है। और तीसरा हिस्सा है एप्लीकेशंस। इसमें AI, स्पीच और लैंग्वेज प्रोसेसिंग, डेटाबेस, नेटवर्किंग जैसे फील्ड्स आते हैं। कोर कोर्स पूरे करने के बाद छात्र इन स्पेशलाइजेशंस में जा सकते हैं। और अब AI और डेटा एनालिटिक्स में एक नया बीटेक प्रोग्राम भी शुरू किया गया है ना? हाँ बिल्कुल। प्रोफेसर कामकोटी ने इस बात पर जोर दिया कि AI अब सिर्फ कंप्यूटर साइंस का सब्जेक्ट नहीं रहा। सही कहा। ये तो मतलब बायो इंजीनियरिंग से लेकर मैनेजमेंट स्टडीज और यहाँ तक कि ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स जैसे इतिहास में भी घुस चुका है। हाँ, हर जगह है। इसीलिए ये नया प्रोग्राम क्रॉस डिसिप्लिनरी है, अंतःविषय। हाँ, और AI के लिए मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है, जैसे बड़े डेटा क्लस्टर, पावरफुल कंप्यूटिंग रिसोर्सेज। हाँ, काफी खर्चा आता होगा इसमें। बिल्कुल, काफी निवेश लगता है। और यहीं पर वाधवानी फाउंडेशन ने जो 110 करोड़ का अनुदान दिया है, उसका महत्व समझ आता है। 110 करोड़। हाँ, इस बातचीत से पता चलता है कि ये ग्रांट AI डिपार्टमेंट को स्थापित करने और जरूरी रिसोर्सेज जुटाने में काफी मददगार रहा। अच्छा, एक और नया और इंटरेस्टिंग प्रोग्राम है मेडिकल साइंसेज एंड इंजीनियरिंग में BS डिग्री। हाँ, ये भी काफी चर्चा में है। और इसमें एडमिशन JEE से नहीं बल्कि IIT से होता है, IISER एप्टीट्यूड टेस्ट। हाँ बिल्कुल। प्रोफेसर कामकोटी ने मेडिकल स्टैक के 4 पिलर्स बताए, एनाटॉमी फिजियोलॉजी, फिर इंजीनियरिंग मॉडलिंग, तीसरा डिवाइसेस फार्माकोलॉजी और चौथा क्लिनिकल ट्रायल्स। 4 पिलर्स। हाँ, और ये BS प्रोग्राम खास तौर पर दूसरे और तीसरे पिलर पर फोकस्ड है, यानी मॉडलिंग और डिवाइसेस फार्मा पर। सही, मतलब ह्यूमन बॉडी की इंजीनियरिंग के नजरिए से मॉडलिंग करना और मेडिकल उपकरण और दवाइयों के डेवलपमेंट से जुड़े इंजीनियरिंग पहलू। इसका रणनीतिक महत्व भी लगता है। बिल्कुल, जैसा प्रोफेसर कामकोटी ने इशारा किया, भारत आज भी बहुत सारे मेडिकल इक्विपमेंट्स के लिए इंपोर्ट पर निर्भर है। हाँ, ये तो है। कोविड-19 पैंडेमिक ने हमें वेंटिलेटर जैसी स्वदेशी तकनीक की जरूरत का एहसास कराया था। सही बात है। तो ये प्रोग्राम ऐसे इंजीनियर तैयार कर सकता है जो भारत की इस निर्भरता को कम करने में मदद करे। जैसे कोवैक्सीन ने हमें फार्मा सेक्टर में आत्मनिर्भरता का एहसास दिलाया, वैसे ही मेडिकल डिवाइसेस में भी आत्मनिर्भरता की जरूरत है। ये प्रोग्राम उस दिशा में एक कदम लगता है। तो ये मजबूत अकादमिक और रिसर्च फाउंडेशन का असर सिर्फ रिसर्च पेपर्स या डिग्री तक ही नहीं है,
ये आईआईटी मद्रास की स्टार्टअप संस्कृति में भी साफ दिखता है। बिल्कुल। प्रोफेसर कामकोटी ने एक पूरा इनोवेशन स्टैक का जिक्र किया। हाँ ये क्या है? हाँ, उन्होंने बताया कि छात्रों के आइडियाज के लिए है सेंटर फॉर इनोवेशन यानी CFI। CFI, हाँ। फिर प्री इंक्यूबेशन के लिए निर्माण है। फिर गोपाल कृष्णन देशपांडे सेंटर फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप है। अच्छा। फिर कई खास सेक्टर्स के लिए अलग अलग इंक्यूबेटर है। और फिर है IIT मद्रास रिसर्च पार्क, जहां कंपनियां फल फूल सकती हैं। मतलब एक पूरी पाइपलाइन है। हाँ, उनका कहना था कि अगर कोई मेहनत करने को तैयार है तो यहाँ आइडिया से यूनिकॉर्न बनने तक का पूरा रास्ता मौजूद है। और आंकड़े भी शायद यही कहानी कहते हैं, पेटेंट, स्टार्टअप्स वगैरह। बिल्कुल कहते हैं। पिछले साल IIT मद्रास ने 417 पेटेंट फाइल किए। 417? हाँ, मतलब औसतन हर रोज 1 से ज्यादा। कमाल है। और उसी साल 105 नई स्टार्टअप कंपनियां इंक्यूबेट हुई और इनमें से ज्यादातर डीप टेक पर आधारित हैं, मतलब गहरी मुश्किल तकनीक पर। डीप टेक? हाँ, एथर एनर्जी का नाम तो सुना ही होगा, इलेक्ट्रिक स्कूटर वाली कंपनी। हाँ हाँ बिल्कुल। अब तो IPO की भी तैयारी में है शायद। वही, वो यहीं के इंजीनियरिंग डिजाइन डिपार्टमेंट के पूर्व छात्रों ने शुरू की थी। अच्छा। तो ये दिखाता है कि कैसे अकादमिक माहौल में जो आइडियाज पनपते हैं वो असल दुनिया के सफल बिजनेस बन रहे हैं। ये आंकड़े वाकई ध्यान खींचते हैं। और क्या इस सब का असर छात्रों की सोच पर भी पड़ रहा है? मतलब डिग्री के बाद वो क्या करना चाहते हैं इस पर? हाँ, और ये एक बहुत महत्वपूर्ण बदलाव है जो प्रोफेसर कामकोटियन ने हाईलाइट किया। पहले जिसे प्लेसमेंट ऑफिस कहते थे, अब उसका नाम है करियर पाथवे सेंटर। करियर पाथवे सेंटर, नाम में ही फर्क है। बिल्कुल, नाम बदलना शायद सोच बदलने का भी प्रतीक है। उन्होंने हाल के कॉन्वोकेशन सर्वे का हवाला दिया और बताया कि अब सिर्फ 40-50% छात्र ही तुरंत नौकरी पाने को अपनी पहली प्राथमिकता मानते हैं, और ये नंबर घट रहा है अब। सिर्फ 40-50%? ये तो बड़ा बदलाव है। पहले तो IIT मतलब हाई पेइंग जॉब ही समझा जाता था। हाँ, वही। तो ये सिर्फ नौकरियों के आंकड़े नहीं है, ये इस बात का संकेत है कि IIT मद्रास में शायद सफलता की परिभाषा बदल रही है। मतलब सिर्फ मोटी तनख्वाह वाली कॉर्पोरेट नौकरी ही सब कुछ नहीं है। अब उद्यमिता, रिसर्च, यहाँ तक कि सिविल सर्विसेज जैसी प्रतियोगी परीक्षाएं भी महत्वपूर्ण रास्ते माने जा रहे हैं। अच्छा, UPSC वगैरह भी? हाँ, बिल्कुल। इसका मतलब ये नहीं कि अच्छी नौकरियां नहीं हैं। औसत वेतन करीब 20 लाख रुपए प्रति वर्ष है और अच्छी टेक कंपनियां आती हैं। हाँ, वो तो है ही। लेकिन अब छात्र दूसरे रास्ते भी गंभीरता से देख रहे हैं। एंटरप्रेन्योरशिप का ट्रेंड बढ़ रहा है। काफी छात्र हायर स्टडीज के लिए विदेश या भारत में ही रहना चुन रहे हैं। और जैसा मैंने कहा, सिविल सर्विसेज भी लोकप्रिय है। एक सेशन में करीब 400 छात्रों ने UPSC में रुचि दिखाई थी। 400? हाँ, और कुछ छात्र थोड़ा ब्रेक लेकर सोचना चाहते हैं कि उन्हें क्या करना है। ये भी अच्छा। तो संस्थान बेसिकली छात्रों को सिर्फ जॉब मार्केट के लिए नहीं, बल्कि समाज में अलग अलग तरह के योगदान देने के लिए तैयार करने की कोशिश कर रहा है। ये एक बड़ा और पॉजिटिव बदलाव लगता है। अब उस परीक्षा की बात करते हैं जो इन छात्रों के IIT में एंट्री का गेटवे है। JEE, जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। हाँ, JEE। लाखों छात्र और उनके पेरेंट्स जानना चाहते हैं, आखिर JEE इतना कठिन क्यों माना जाता है? प्रोफेसर कामकोटी, जो खुद JEE के चेयरमैन रह चुके हैं, उनका इस पर क्या कहना है? वो बताते हैं कि JEE सिर्फ ये नहीं टेस्ट करता कि आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स के कॉन्सेप्ट्स पता है या नहीं, बल्कि ये परखता है कि क्या आप उन अलग अलग सब्जेक्ट्स के कॉन्सेप्ट्स को एक साथ एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने में अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, एप्लीकेशन पर जोर है। हाँ, जैसे एक ही सवाल में ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलस और वेक्टर अलजेब्रा तीनों का इस्तेमाल हो सकता है। ये क्षमता विकसित करना ही इसे मुश्किल बनाता है। और क्या ये कठोरता, ये रिगर जरूरी है? प्रोफेसर कामकोटी के अनुसार हाँ, ये कठोरता IIT एजुकेशन की जो डिमांड्स हैं उससे जुड़ी है। IIT का लक्ष्य महान इंजीनियर बनाना है, और उसके लिए इस तरह की एनालिटिकल सोच और कई आइडियाज को एक साथ लाने की क्षमता जरूरी है। समझ गया। हालांकि वो ये भी मानते हैं कि मार्क्स के डिस्ट्रीब्यूशन को देखते हुए रैंक में, खासकर बीच की रैंक्स में, थोड़ी किस्मत की भूमिका हो सकती है, लक फैक्टर। हाँ, वो तो होता ही है थोड़ा बहुत। लेकिन उनका जोर इस बात पर है कि IIT की हर ब्रांच महत्वपूर्ण है और बेहतरीन अवसर देती है। उन्होंने वैक्सीन का उदाहरण दिया, वो बायोसाइंसेस के लोगों का काम था, कंप्यूटर साइंस का नहीं। हर फील्ड की अपनी अहमियत है। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। तो फिर छात्रों और अभिभावकों के लिए उनकी क्या सलाह है, खासकर ब्रांच चुनने को लेकर, जो बहुत बड़ा प्रेशर होता है? उनकी सलाह बहुत स्पष्ट और प्रैक्टिकल है।
सिर्फ रैंक या किसी सेफ मानी जाने वाली ब्रांच के पीछे मत भागिए। छात्र की रुचि, उसका इंटरेस्ट सबसे महत्वपूर्ण है। इंटरेस्ट? हाँ, उन्होंने एक किस्सा भी सुनाया कि कैसे एक छात्र जिसकी रैंक 200 के आसपास थी, उसके माता पिता चाहते थे कि वो कंप्यूटर साइंस ले। अच्छा। जबकि छात्र इंजीनियरिंग फिजिक्स पढ़ना चाहता था। प्रोफेसर कामकोटी ने छात्र को सलाह दी कि वो अपनी पसंद की ब्रांच लें। अच्छा। या फिर पहले साल के बाद ब्रांच बदलने का ऑप्शन इस्तेमाल करे जब वो अडल्ट हो जाए और अपना फैसला खुद ले सके। तो सिस्टम में लचीलापन है। ये किस्सा जरूर कई पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को सोचने पर मजबूर करेगा। बहुत प्रेशर रहता है सीएस को लेके। हाँ बिल्कुल, संदेश साफ है। जेई असफलता का एक रास्ता है, लेकिन ये अकेला रास्ता नहीं है। जेई में असफलता का मतलब जीवन में असफलता नहीं है। प्रोफेसर कामकोटी ने मजाक में ये भी कहा कि जेई में फेल होने पर भी आईआईटी का डायरेक्टर बनने का चांस रहता है। तो मुख्य बात है कि अत्यधिक दबाव से बचें, सीखने की प्रक्रिया का आनंद लें और फिजिकल और मेंटल हेल्थ का ध्यान रखें। हेल्थ बहुत जरूरी है। हाँ, उन्होंने विटामिन डी की कमी का भी जिक्र किया, जो आजकल छात्रों में बहुत आम है और तनाव और परफॉर्मेंस दोनों को प्रभावित कर सकती है। सही बात है। अब अंत में आईआईटी मद्रास के लोकाचार, उसके एथोस और भविष्य की बात करते हैं। बिल्कुल। लगातार 8 साल एनआईआरएफ में नंबर 1 रहना, ये कोई छोटी बात नहीं है। बिल्कुल। प्रोफेसर कामकोटी के अनुसार इस लगातार सफलता का राज क्या है? उन्होंने 3 मुख्य कारण बताए। पहला, राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के साथ संस्थान के लक्ष्यों का गहरा तालमेल। मतलब जो देश चाहता है, संस्थान उस दिशा में काम कर रहा है। ओके, अलाइनमेंट। हाँ, अलाइनमेंट। दूसरा, संस्थान के भीतर फैकल्टी और स्टाफ के बीच मजबूत एकजुटता, मिलकर काम करने की भावना, जिसे कोहिजन कहते हैं। टीम वर्क। बिल्कुल। और तीसरा, जो स्ट्रेटेजिक प्लान बनता है संस्थान का, वो फैकल्टी द्वारा ही बनाया जाता है और उसका ओनरशिप भी फैकल्टी ही लेती है। अच्छा, टॉप डाउन नहीं, बॉटम अप? हाँ, जब लोग खुद योजना बनाते हैं तो उसे लागू करने के प्रति उनकी कमिटमेंट ज्यादा होती है। ये तो है। और अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग जैसे क्यूएस रैंकिंग, उसके बारे में क्या? वहां भी सुधार हो रहा है, खासकर सस्टेनेबिलिटी जैसे जो नए पैरामीटर्स आए हैं उन पर। लेकिन इंटरनेशनल रिसर्च नेटवर्क, साइटेशंस मतलब उनके रिसर्च को कितनी बार कोट किया जाता है, और परसेप्शन यानी दुनिया भर में संस्थान की छवि कैसी है, इन क्षेत्रों में अभी और सुधार की गुंजाइश है। परसेप्शन बदलना मुश्किल होता है। हाँ, परसेप्शन बदलना एक धीमी प्रक्रिया है, लेकिन संस्थान इस पर काम कर रहा है। और संस्थान का आदर्श वाक्य है सिद्धिर्भवति कर्मजा, सफलता कर्म से प्राप्त होती है। प्रोफेसर कामकोटी इसकी क्या व्याख्या करते हैं? इसका क्या मतलब है उनके लिए? उनके अनुसार इसका बहुत गहरा अर्थ है। ये सिर्फ रिजल्ट की बात नहीं करता, बल्कि प्रोसेस की बात करता है। जब प्रक्रिया पर फोकस। हाँ, इसका मतलब है अपने कर्म यानी सीखने और सिखाने का जो अपना कर्तव्य है, उसके प्रति हमेशा सजग रहना, जागरूक रहना। जब आप अपना काम, अपना कर्म पूरी निष्ठा से करते हैं तो संतुष्टि और सफलता अपने आप मिलते हैं। फोकस कर्म पर होना चाहिए, फल पर नहीं। गीता का संदेश जैसा। कर्मण्येवाधिकारस्ते। बिल्कुल। और इसी से जुड़ी है एक अच्छे शिक्षक की उनकी परिभाषा। हाँ, उन्होंने कहा कि एक अच्छा शिक्षक वो है जिसे जो पढ़ाना है उसका पूरा और गहरा ज्ञान हो। ज्ञान तो होना ही चाहिए। हाँ, और दूसरी, शायद उससे भी ज्यादा जरूरी बात, कि वो हमेशा अपने छात्रों के कल्याण के बारे में सोचे। स्टूडेंट फर्स्ट का नजरिया। स्टूडेंट फर्स्ट। उनके मुताबिक यही दर्शन, कर्म पर फोकस और छात्र केंद्रित दृष्टिकोण संस्थान की निरंतर सफलता का आधार है। तो संक्षेप में कहें तो आईआईटी मद्रास हमें एक ऐसे संस्थान की तस्वीर दिखाता है जहां गहरा सैद्धांतिक ज्ञान है। हाँ, शक्ति जैसे प्रोजेक्ट्स के जरिए प्रैक्टिकल सिस्टम बनाने की क्षमता है। बिल्कुल। एक तेजी से बढ़ता हुआ स्टार्टअप इकोसिस्टम है। और छात्र सफलता की एक ऐसी व्यापक परिभाषा है जो सिर्फ ऊंची तनख्वाह वाली नौकरियों से कहीं आगे जाती है। इन सब का एक अनूठा संगम देखने को मिलता है। बिल्कुल। हमने देखा कि फंडामेंटल्स की समझ कितनी जरूरी है, कैसे एआई और मेडिकल साइंस जैसे क्षेत्रों में क्रॉस डिसिप्लिनरी अप्रोच भविष्य की कुंजी है। हाँ। और कैसे अकादमिक अपशोभ छात्र की वास्तविक रुचि के साथ जोड़ना महत्वपूर्ण है, जैसा कि प्रोफेसर कामकोटी ने बार बार जोर दिया। सही। तो सुनने वालों के लिए एक अंतिम विचारणीय प्रश्न छोड़ते हैं। जरूर। स्वदेशी तकनीक जैसे शक्ति, माइक्रो प्रोसेसर और मेडिकल उपकरणों पर बढ़ता जोर और पारंपरिक इंजीनियरिंग नौकरियों से हटकर जो ये विविध करियर पथ उभर रहे हैं, इनको देखते हुए
आईआईटी मद्रास जैसे संस्थानों से आने वाले दशक में किस प्रकार के नए, खासतौर पर भारत केंद्रित इनोवेशन या सामाजिक योगदान उभर सकते हैं? सोचने वाली बात है। इस गहन चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद।